होपफुली पिछला जो टॉपिक था हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें टोटल 4 पार्ट हमने किए, वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, पिछले लेक्चर के लिए माफ़ी कि उसमें मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ इमेजेस अब मैं आपको नहीं दिखा पाया। होपफुली उनको आपने गूगल करके देख लिया होगा और अपनी क्लैरिटी जो है वो बरकरार रखा होगा, कंटिन्यू रखा होगा। चलो, तो आज इस लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ओशिनोग्राफी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 ही लेक्चर आएगा इस पे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें बहुत ही लिमिटेड 13 क्वेश्चन होंगे, सच दैट आप अच्छे से मास्टर कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़े। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है पॉज करके पढ़ सकते हो। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर आप कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी में है, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर रियल लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो चाहते हो कि उनको रिजॉल्व करना, इन दैट केस यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर पर्सनल काउंसलिंग व्हाइल फिलिंग द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। आपको पता ही है क्या करना है। कॉपी कलम लेकर बैठना है, 3 कॉलम बनाना है। क्या 3 कॉलम बनाना है। छोटे छोटे टास्क जो मिलेंगे थ्रू आउट द लेक्चर आपको कंप्लीट करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 से 13 तक कॉपी में मार्क करो, 3 कॉलम बनाओ, क्या सीरियल नंबर डालो, ऑप्शन डालो, देन उसके बाद अप्रोच डालो। पहला क्वेश्चन जैसे ही दिखता है उसको पॉज करो वीडियो को, उसको अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखते ही मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ, सच दैट आपका टाइम बचे। तो पहला क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करो, उसको अटेम्प्ट करो। लगता है ऑप्शन 1 ये है तो ये लिखो, फिर कंटिन्यू करो वीडियो को। मैंने एक्सप्लेन किया तो उसके बाद देखो कि आपका अप्रोच क्या था। अगर सही था टिक करो, गलत था तो क्रॉस करो। इससे क्या होगा, मान लो 13 क्वेश्चन है, 13 में से 7 आपने सही किया, लेकिन उसमें से 5 ऐसा सही किया करेक्ट अप्रोच से, 2 गलत इसलिए हुए, सॉरी 2 क्वेश्चन इसलिए सही हुए कि आपने तुक्का मारा था या फिर उसमें अप्रोच आपका सही नहीं था। तो अब क्या करना है, उसको सही अप्रोच से बेहतर करना है, सच दैट कि आगे आपके अंदर एफिशिएंसी से, एक्यूरेसी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए और जो अप्रोच डेवलपमेंट कराने की कोशिश करा वो भी आप कर पाओ। तो पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा, तीसरा, चौथा होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। बाकी 5वें पॉइंट पे आप ध्यान दो। देखो, कल को आपका सिलेक्शन लेकर ब्यूरोक्रेट बनोगे इस कंट्री के, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसी पर्सनालिटी हो सच दैट आप जाके वहां पे अपने साथ साथ देश का भला करो। कहाँ? टॉप लेवल पे पहुंच के ब्यूरोक्रेट बन के अपने साथ साथ देश, समाज, सोसाइटी का भला कर पाओ। उसके लिए जरूरी है कि आप ये 2 बार ध्यान में रखो। क्या? क्रेडिट सिस्टम का और साइंटिफिक टेम्परामेंट का, जो कि ये बात बोलते हैं कि आप कोई भी काम करो, अभी प्रिपरेशन कर रहे हो या कल को ब्यूरोक्रेट बन के देश की सेवा करोगे, तो उसमें आप कंसिस्टेंट रहो, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में रहो, पूरी तरीके से अटेंटिव रहो और ट्रांसपेरेंसी शो करो। ये है क्रेडिट सिस्टम। वहीं पे साइंटिफिक टेम्परामेंट ये बोलता है कि आप चीजों को क्वेश्चन करो जो नहीं समझ आए, उसको टेस्ट करो। कैसे? ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, फिर एनालाइज करो जो भी इंफॉर्मेशन मिली है। काम की इंफॉर्मेशन को रखो, बाकी चीजों को हटाओ। अब काम की इंफॉर्मेशन को भी क्या करो, कम्युनिकेट करो, पॉसिबल हो पाए तो, है ना, सच दैट आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो पाए उस अच्छी चीज से। लास्ट पॉइंट है कि एक ओपन माइंडसेट रखना है, सच दैट कल को कोई ऐसा इंडिविजुअल मिल गया जो आपसे अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, प्रोस्पेक्टिव रखता है, तो उससे भी जान पाओ, सीख पाओ, समझ पाओ। राइट? ये रहा हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट। ना केवल प्रिपरेशन में, बल्कि कल को जब ब्यूरोक्रेट बनोगे लाइफ के हर एक स्पीयर में, आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है। ठीक है, सच दैट पढ़े लिखे का मान रख पाओ आप, है ना। ऐसा ना हो कि पढ़े लिखे, है ना, आजकल तो पढ़े लिखे लोग जो है क्या से क्या कर रहे हैं। दैट्स वाई ये दोनों चीजें मैंने स्टार्ट किया, सच दैट अगर एक भी अच्छी क्वालिटी आप में मैं डेवलप करा पाऊँ आपके सिलेक्शन के साथ, है ना, एकेडमिक्स के साथ, तो इस इनिशिएटिव को मैं धन्य मानूंगा, है ना। ओके, लास्ट पॉइंट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के PYQ डिटेल में मिलेंगे, साथ में मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज। आप अगर इस चैनल को विजिट करोगे, प्लेलिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट के PYQ को डिटेल एनालिसिस के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा कि द टेम्परेचर कंट्रास्ट क्या होता है, समझो। जो एयर मास होता है किसका, ओशियन का और लैंड फॉर्म का, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर के, उसको बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रास्ट। क्लियर हुआ? गुड। बिटवीन कॉन्टिनेंट और ओशियन इज ग्रेटर देन समर देन इन विंटर। बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, विंटर में ज्यादा होता है, समर में कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विंटर में जो है ना, जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। क्या? बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इस वजह से जो विंटर में टेम्परेचर कंट्रास्ट है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट, एज कम्पेयर टू समर। होपफुली आपको क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो आंसर आ गया डी। डी या सी, मतलब कि जिसमें पहला गलत होता है दूसरा ऑब्वियस है सही होगा।
है ना, कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सर्फेस। बिल्कुल सही बात है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है याद कीजिए, फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है क्या? चलो, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। तो वाटर का जो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बाकी कंपेयर टू लैंड सर्फेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, OMT होता है, फुल फॉर्म क्या है? ओशियन मीन टेम्परेचर, है ना। तो उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा। OMT मेजर करते हैं अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्मल मतलब थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम, विच इज 129 मीटर इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन ड्यूरिंग द जनवरी से लेकर मार्च तक। अब अगर मैं होता, मेरे को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होता क्लियर, ठीक है, तो मैं क्या करता, इसको गलत मार्क करता। पूछो किस बेसिस पे, क्या लॉजिक लगाता। यहाँ पे देखो कितने सारे फैक्ट्स हैं, एक तो 26 डिग्री है, एक तो 129 है, एक वेस्टर्न इंडियन ओशियन और जनवरी से लेकर सॉरी साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन और जनवरी से लेकर मार्च तक आइसोथर्म, है ना। कितने मतलब 5 से लेकर 6 तक फैक्ट्स हैं जिसमें से कोई एक के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ऐसा नहीं कि हर बार करेक्ट होगा, ये जो जेनरिक कॉमन सेंस वाला अप्रोच में बता रहा, कभी कभार गलत हो जाता है, लेकिन 90% केस में, है ना, ये काम करता है। तो मैं होता तो इसको गलत मार्क करता। दूसरा देखते हैं, OMT collected during January March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less या फिर more than certain लॉन्ग टर्म में। अब देखो ये क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है किसी चीज को, तो जितने भी एक्सप्लेनर होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सही होते हैं। तो अभी तक हमने ये अप्रोच डेवलप किया इतने सारे सब्जेक्ट के PYQ को करके, है कि नहीं, कि जब बहुत ज्यादा फैक्ट्स वगैरह किसी स्टेटमेंट में आने लगे तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जब कोई जेनरिक स्टेटमेंट और किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हो तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होता है। तो मैं क्या करता, इसको सही मार्क करता, इसको गलत मार्क करता, तो ऑप्शन होता बी। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो बिल्कुल सही है, पहला गलत दूसरा सही। देखो पहला गलत क्यों है, समझो कि OMT मेजर अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म, ये तो ठीक है, लेकिन जो हाइट है, सॉरी डेप्थ है ना, वो 50 से 100 मीटर है। समझ रहे हो क्या? होपफुली आपको एकदम क्लियर होगा। और 26 डिग्री आइसोथर्म डेप्थ इन दी साउथ वेस्टर्न ओशियन में कितना है, 59 मीटर। वहीं पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है जो एक्सप्लेन कर रहा था, होपफुली आपको क्लियर है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। क्यों, मैंने बता ही दिया था कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन दी ट्रॉपिकल वाटर। बिल्कुल सही बात है, ट्रॉपिकल वाटर याद है ना आपको, इक्वेटर हो गया, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अगला, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। फैक्चुअली एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला भी सही दूसरा भी सही। तीसरा, कोरल रीफ्स होस्ट फार अ ग्रेटर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा कहा जाता है कि 1% कोरल रीफ जो है करीब 25% समंदर के ऑर्गेनिज्म को, है ना, क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। समझ लो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ्स। तो बिल्कुल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब कुछ और चीजें समझते हैं इसके बारे में। तो पहला सही है कि कोरल रीफ्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट कहाँ, ट्रॉपिकल सेलो वाटर में, लेस देन 50 मीटर डीप, है ना। और दे कैन बी फाउंड इन ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन अराउंड द वर्ल्ड, मोस्टली इन द एरियाज अराउंड द इक्वेटर, जहाँ पे पानी जो है वार्मर होता है। और मोर देन 100 कंट्री हैव अ कोरल रीफ विद इन देयर बॉर्डर, एंड ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर फाउंड विद इन 6 कंट्री। कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनिया, फिजी और मालदीव। इन 6 कंट्री में कितना, 6 कंट्री, और लगभग 50%, कितना, अप्रोक्सीमेटली 50% कोरल रीफ पाया जाता है। क्लियर? ओके। बाकी दूसरा स्टेटमेंट देखो, ग्लोबल का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में 17%, इंडोनेशिया में 16 और फिलीपींस में 9। तो 16 9 25 17 42, है ना। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस टुगेदर होस्ट मोर देन 1/3 ऑफ द कोरल रीफ, 42%। देख रहे हो, 3 कंट्री मिला के 42%, मतलब मोर देन ऑब्वियस है 1/3। तीसरा भी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि 25,000, है ना, more than 25,000 described species from 32 of the world 32 of the world's 33 animal phyla live in coral reef habitat। ध्यान रहेगा इतना। चलो नेक्स्ट। ओके, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। टाइड्स अकर इन द ओशियन एंड सी ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। टाइड्स, बात हो रही है किसकी, टाइड्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, बिल्कुल सही, मून की वजह से, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ।
तो ये भी एक स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों करेक्ट हो गया, ऑप्शन हो गया ठीक। अब बात आती है कि सर ठीक है, देखो पहला और दूसरा तो हमने सुना था, देखा था, लेकिन तीसरा किस बेसिस पे होगा? तो समझो ध्यान से, ये है अर्थ। अर्थ जो है जब रिवॉल्व करती है सन के राउंड। किसके राउंड? सन के राउंड। सन के राउंड रिवॉल्व करती है तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या? सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल आपने सुना होगा। सेंट्रीफ्यूगल जो है बाहर की तरफ, सेंटीपिटल अंदर की तरफ, है ना। तो ये जो फोर्स है वो हेल्प करता है टाइड्स लाने में। एकदम क्लियर हुआ क्या अभी आपको? गुड। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन इसका, पहला दूसरा तो आपको एकदम क्लियर है कि टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून और सन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तीसरा क्या है? करेक्ट है कि इन जनरल द टाइड जनरेटिंग फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ड्यू टू मास ऑफ द मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब रोटेशन ऑफ द अर्थ की ले लेते हैं, बात समझ ध्यान से। रोटेट कर रहा अर्थ, रोटेट कर रहा, तो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ, लेकिन अर्थ जो है मून को या सन को अट्रैक्ट कर रही, तो अट्रैक्टिव फोर्स अंदर की तरफ। अब ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों फोर्सेस में जो डिफरेंस होता है ना, वो क्रिएट करता है टाइड्स को। तो देखो ये क्या बोल रहा है? टुगेदर द ग्रेविटेशनल पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द टू मेजर टाइडल बल्ज ऑन द अर्थ। On the other side of the Earth facing the Moon, a tidal bulge occurs, while on the opposite side, though the gravitational attraction of the Moon is farther away, the centrifugal force causes tidal bulge on the other side. दोनों साइड समझ आ गया आपको क्या? एक तरफ सन, एक तरफ मून, है ना। तो दोनों तरफ क्या होता है? टाइडल बल्ज क्रिएट होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल फोर्स के पुल की वजह से। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल लीव्स, है ना। अब इंडिया की बात करते हैं। अभी आपने देखा पूरे वर्ल्ड में कोरल लीव्स के बारे में, अब इंडिया की बात करते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी, गल्फ ऑफ मन्नार में भी, लेकिन सुंदरबन में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है आपको। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल हो जाएगा, चौथा नहीं होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर, कोरल रीफ्स आर नॉट फॉर्म इन दी सुंदरबन। ठीक है क्या? अब ये इमेज मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया सच दैट आप देख पाओ कि गल्फ ऑफ कच्छ और ये मुंबई और गोवा के साइड में, साथ में ये क्या है हमारा पाक बे, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड यहाँ पे नहीं मिलता। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन। कहाँ? जहाँ पे वार्म और कोल्ड एटमॉस्फेरिक नहीं, ओशियन करंट मिलते हैं। क्यों? वहां पे फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जिसको खाने के लिए मछलियां आती है, इसलिए वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? रिवर ड्रेन आउट नहीं, वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका रीजन भी देख लीजिए क्या, कि मीटिंग ऑफ द कोल्ड और वार्म वाटर प्रोड्यूस फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन, है ना, ऑन विच फिश डिपेंड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड सप्लाई। Thus, the areas where warm or cold current meet are the best fishing ground on the world. Instant, है ना। For instance, Grand Bank in North America, कहाँ? Grand Bank in North America is an international fishing ground जहाँ पे cold Labrador current, आप ध्यान से रखिएगा, Labrador current को डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, एंड द रिलेटिव वार्म गल्फ स्टीम मिलती है। तो क्या क्रिएट होता है? एक ऐसा रीजन जहाँ पे प्लैंकटन ज्यादा क्रिएट होते हैं, जिसको खाने के लिए मछलियां आती है, तो इसलिए वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर, है ना, ये 4 फैक्टर है। विच ऑफ द अबव ओशियन करंट है, मतलब ओशियन करंट जो है किनसे अफेक्ट होती है? पहला, रोटेशन ऑफ अर्थ से, अब बिल्कुल होती है। एयर प्रेशर और विंड से भी, डेंसिटी ऑफ ओशियन से भी, और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ से तो नहीं होती। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब बात आती है कि चौथे से नहीं क्यों नहीं होती है, तो वो वाला देख लेते हैं। बाकी तो जेनरिक चीज है, आपको मालूम ही है। जैसे डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है स्पीड ऑफ ओशियन करंट। ऑल्सो डेंसर वाटर टेंड्स टू सिंक, जबकि रिलेटिव लाइटर वाटर क्या करता है? राइज करता है ना। अब भी ऐसे भारी चीज नीचे बैठेगी और हल्की चीज ऊपर उठेगी। चौथा गलत है, क्यों? क्योंकि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ डज नॉट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ द ओशियन करंट। आइसोलेशन, प्लेनेटरी विंड, ग्रेविटी, सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर और शेप ऑफ कोस्ट लाइन, ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट को। ध्यान समझिएगा, इंसोलेशन, प्लेनेटरी विंड, ग्रेविटी, सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, शेप ऑफ कोस्ट लाइन, ये सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन इंडिया और ईस्ट एशिया
क्या बिटवीन इंडिया और ईस्ट एशिया नेविगेशन टाइम और डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, डीपनिंग द मलक्का स्टेट होपफुली आप क्या कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो कहाँ पे है, बिटवीन द मलेशिया और इंडोनेशिया। देखो जो मलक्का स्टेट है ना, उसका डेप्थ है मोर देन 25 मीटर है ना लगभग। तो यहाँ वहां से बड़ी जो जहाज है वो जा पाती है। तो उसको डिपेंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपेंड तब करते हैं ना जब बड़ी जो बोट है, बड़ी जो जहाज है वो नहीं जा पाए, राइट। लेकिन वहां पे तो इजिली जा पा रही है, तो डिपेंडिंग करने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो पहला तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा, ओपनिंग अ न्यू कनाल क्रॉस द करा इस्टमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम और अंडमान सी। तो ये बिल्कुल सही है। ऐसा करने से करीब 1200 किलोमीटर डिस्टेंस घट जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको इमेज ये देखना है लोकेशन की कहाँ पर है। तो करा कनाल एक प्रपोज कनाल है विच वुड रिड्यूस द ट्रेवल टाइम बाय एलिमिनेटिंग नीड ऑफ गोइंग फ्रॉम द मलाया पेनिनसुला और रिड्यूसिंग अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर। इमेज लगाया क्या मैंने? नहीं, आप कीजिएगा, भूल गया। आप क्या करोगे, इसको अभी गूगल करके देखोगे क्या करा स्टिमुलस और बाकी जो कनाल बनाने का बात चल रहा वो सारा कुछ है ना। नेक्स्ट है कि करेक्ट कौन सा है ये दो स्टेटमेंट। पहला, ऑन द प्लेनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट टू अबाउट 1% है ऑफ द टोटल वाटर फाउंड। बिल्कुल गलत, 3% है लगभग, टू बी प्रिसाइज 2.5%, 2.5 है ना, इतना फ्रेश वाटर अवेलेबल है। आगे बोल रहा, ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द प्लेनेट अर्थ 95% बाउंड ऑफ इन द पोलर आइस कैप और ग्लेशियर। जो भी गलत, याद कीजिए मैंने समझाया था आपको कि आउट ऑफ 100% वाटर जो फ्रेश वाटर है उसमें से 69% किसमें है, ग्लेशियर में है, 30% लगभग किसमें है, ग्राउंड वाटर में है, और लगभग 1% वो लेक में और रिवर्स में है। याद कीजिए, याद आ रहा कुछ? हमने किया था क्वेश्चन स्टार्टिंग में। तो दूसरा गलत, पहला गलत, दोनों गलत हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो, ओनली 3% ऑफ अर्थ वाटर जो है वो फ्रेश है और जिसमें से 0.5 इज रेडली अवेलेबल। द रेस्ट इज लॉक अप इन ग्लेशियर, आइस कैप और ग्राउंड वाटर। दूसरा गलत है, क्यों? मैंने बता दिया, 68 या 69 है ना, लगभग सेम है। फिर 30, फिर 1%। अब देखो पूरा का पूरा अर्थ का वाटर कहाँ पे। अगर हम टोटल ग्लोबल वाटर की बात की जाए तो ओशियन में है 96.5%, सलाइन वाटर की बात करें तो वह है लगभग 0.9%, और फ्रेश वाटर की बात करें तो वो हो जाता है 2.5%। ठीक है, अब ये 2.5% फ्रेश वाटर में जो ग्लेशियर और आइस कैप है उसमें करीब है 69%, ग्राउंड वाटर में है लगभग 30%, और सरफेस या फिर फ्रेश वाटर में है कितना, 1.2%, जिसमें से भी ग्राउंड आइस और परमाफ्रॉस्ट में 69% दबा है, लेक में 21% लगभग है, एटमॉस्फेयर में 3%, और उस 3% में से लिविंग थिंग्स में है 0.26%, रिवर में इतना और सॉइल मॉइस्चर में इतना। होपफुली आपको वाटर रिसोर्स ऑन अर्थ एकदम डिटेल में क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हमें बताना है। क्या बताना है? करेक्ट। पहला, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशियन देन इन अटलांटिक ओशियन। तो इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान रखो, बिगर द साइज। क्या? बिगर साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेंज ऑफ टेम्परेचर के। ठीक है, तो मतलब कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होगा। तो ये बोला पैसिफिक ओशियन का साइज ज्यादा है अटलांटिक से ना, तो ये क्या बोला कि ग्रेटर होगा। नहीं, अगर लोअर बोला होता तो सही होता। तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? अरे भाई, पैसिफिक ओशियन का साइज ज्यादा है इसलिए उसका रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अटलांटिक का क्या एरिया एज कंपेयर टू पैसिफिक साइज, पैसिफिक ओशियन कम है इसलिए रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन दैट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ऐसा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो लैंड मास ज्यादा है, लैंड मास ज्यादा होने की वजह से जो सी है, जो समंदर है, वो कनेक्टेड जो लैंड मास से है उसका टेम्परेचर ज्यादा वेरी करता है एज कंपेयर टू साउदर्न ओशियन। दैट्स वाई क्या होगा कि जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न में ज्यादा होगा, साउथ में कम होगा। ऑप्शन दो दूसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो पहला इनकरेक्ट है, क्यों? मैंने बता दिया, बिगर द साइज लोअर द एनुअल रेंज और वाइस वर्सा। अटलांटिक ओशियन रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन द पैसिफिक ओशियन ड्यू टू दिस रीजन। दूसरा करेक्ट है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर वेरीज इन नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ लैंड इन द फॉर्मर और वाटर इन द लेटर। ध्यान रहेगा। ओके, और बाकी जो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, अदर फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर इंक्लूड, लेटीट्यूड करता है। कैसे?
टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। सिंपल सी बात है, जो इक्वेटर है उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता होगा, है ना। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा, मतलब कि हम पोल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। बोला एकदम क्लियर हुआ क्या? ओके। प्रीवेलिंग विंड भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। विंड डायरेक्शन लार्जली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशियन, है ना, कहां से, जमीन से अगर ओशियन की तरफ जा रहा है, एंड सीज ऑफशोर विंड ड्राइव वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इनटू अपवेलिंग और कोल्ड बॉटम वाटर फ्रॉम बिलो। ओशियन करंट भी अफेक्ट करता है, कैसे आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, ओशियन करंट को अभी हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये बोला 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। ओशियन करंट आर दी स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन दी ओशियन, बिल्कुल ठीक बात है। ओशियन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस, ये भी ठीक है। ओशियन करंट आर इन दी सेट मोशन प्राइमरली बाय प्रीवेलिंग विंड, ये भी एकदम ठीक है। तीनों के तीनों करेक्ट है। चौथा, ओशियन करंट आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फिगरेशन ऑफ द ओशियन, तो ये भी ठीक है। याद कीजिए, कोस्ट लाइन मैंने बताया था कि ओशियन करंट जो है अफेक्ट होती है किससे, जो कोस्ट का शेप साइज है ना, तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन जो आप ओशियन है उससे भी ओशियन करंट जो है अफेक्ट होती है। अब वन बाय वन सबको समझते हैं। देखो, ओशियन करंट जो है एक स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर है, कहाँ, ओशियन में, ऑफन कवरिंग वास्ट डिस्टेंसेस और प्लेइंग अ क्रूशियल रोल किसमें, अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम में। दूसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है कि ओशियन करंट असिस्ट करती है मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस, कैसे, बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल और वाइस वर्सा। एग्जाम्पल के तौर पे गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक वार्म करंट है। वार्म करंट, कोल्ड करंट, है ना, और सारा कुछ मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, एक लेक्चर में, है ना, सारा कुछ मैं बता दूंगा। दैट फ्लोज फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, वो हेल्प करता है वेस्टर्न यूरोप को गर्म रखने में, देन इट वुड बी अदरवाइज वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है ना। तीसरा भी बिल्कुल सही है कि प्रिवेलिंग विंड आर द विंड दैट ब्लो इन द कंसिस्टेंट डायरेक्शन ओवर अ पर्टिकुलर रीजन। द विंड एक्सर्ट फ्रिक्शनल ड्रैग, कहाँ पे, ओशियन के सरफेस पे, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द सरफेस वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड विंड की बात करें तो आर स्टडी विंड दैट ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कहाँ पे, ट्रॉपिक्स में बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, कौन, ट्रेड विंड्स। दे क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग करंट इन द अटलांटिक ओशियन, जिसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं। चौथा भी बिल्कुल सही है, मैंने बता दिया। ओशियन करंट जो है अफेक्ट होती है कॉन्फिगरेशन ऑफ ओशियन से, इंक्लूडिंग फैक्टर जैसे कि शेप ऑफ कोस्ट लाइन, प्रेजेंस ऑफ अंडर वाटर फीचर एंड द डेप्थ कंटूर्स ऑफ द ओशियन फ्लोर। दिस फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन, स्ट्रेंथ, बिहेवियर ऑफ द ओशियन करंट। अब कौन कौन से फैक्टर ओशियन करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसका लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया। उसमें 2 फोर्सेस आते हैं, एक प्राइमरी फोर्स जिसमें आता है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, है ना, और कोएलिस फोर्स, ये क्या हो गए, प्राइमरी फैक्टर्स हो गए। वहीं पे सेकेंडरी फैक्टर्स की बात करें तो डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी, टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये 2 फैक्टर क्या है, सेकेंडरी फोर्सेस है। तो टोटल 4 और 2 6 हो गए। मेंस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी, आप क्या कर सकते हो उसको नोट डाउन, ठीक है, कैसे होते हैं, होपफुली आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट, which one of the following factor is responsible for the change in the regular direction of the ocean current in Indian Ocean, है ना। तो आपको पता है कि इंडियन ओशियन में जो है मानसून ड्रिफ्ट की वजह से ये चेंज आता है, जो चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट में, है ना, क्या, मानसून, कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून, क्या करते हुए, जाते हुए, और वापस रिट्रीट करते हुए कौन सा आता है, देखो, साउथ वेस्ट मानसून नॉर्थ, और फिर आते हुए नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है किसमें, विंटर में। ये क्या, साउथ वेस्ट मानसून समर में और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर में, है ना। तो एक बता ही देता हूँ मैं, देखो पूरा। द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट इन द ओशियन, इंडियन ओशियन, ये प्राइमरली है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मानसून ड्रिफ्ट। मानसून आर सीजनल विंड, बताइए आपको, पैटर्न दैट ब्रिंग अबाउट अ रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन इन द इंडियन ओशियन। कैसे, देखो, मई जून में साउथ वेस्ट मानसून, है ना, इस तरीके से रहता है उसका डायरेक्शन, और उसके बाद क्या होता है, जब रिट्रीवल ऑफ मानसून होता है तो वही डायरेक्शन क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। याद रहेगा ये दोनों चीजें, ठीक है, वही दिया है आगे एक्सप्लेनेशन में, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओशियानिक करंट इज शो इन द फिगर। याद कीजिए, बिल्कुल सही पहचाना, ये है साउथ अफ्रीका कंटिनेंट। क्या, साउथ अफ्रीका कंटिनेंट, ऊपर से नीचे की तरफ जो करंट आती है उसको वार्म करंट बोलते हैं, नीचे से ऊपर जो करंट जाती है उसको कोल्ड करंट बोलते हैं। तो नीचे वाली जो करंट है ओशियन करंट, वो है गिनिया
ओशियन करंट जो कि एक कोल्ड करंट है, तो गिनिया हो जाएगा। और ऊपर वाली जो करंट है, तो ऊपर से जो नीचे आ रहा वो वार्म करंट है, जो बेंगुइला करंट है। क्या? बेंगुइला। ध्यान रहेगा क्या? ओके, तो एक काम करूंगा मैं अगले लेक्चर में ओशियन करंट को एकदम समझा दूंगा। अच्छा, कि जब भी इक्वेटर पे देखो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, तो इक्वेटर से अगर ऊपर पोल की तरफ कोई भी करंट जा रहा है तो हमेशा वार्म करंट होगा। कैसा वार्म? क्यों? क्योंकि वो गर्म से ठंडी जगह पे जा रहा है। वहीं पे अगर कोई ठंडी जगह से गर्म पे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पोल की साइड से ऊपर इक्वेटर की तरफ आएगा, तो क्या होगा? कोल्ड करंट होगा। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड स्पेस से कहाँ पे आ रहा? हॉट स्पेस मतलब इक्वेटर की तरफ आ रहा। होपफुली आपको क्लियर हो गया। तो ये बेंगुइला और गिनिया हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। देखो ध्यान से कि बेंगुइला करंट जो है एक लार्ज नॉर्थवर्ड फ्लोइंग कोल्ड ओशियन करंट है, जो कि मेक्स अप द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशियन, है ना। और वहीं पे गिनिया करंट क्या है? एक वार्म ओशियानिक करंट है इन द अटलांटिक ओशियन एक्सटेंडिंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द गल्फ ऑफ गिनिया अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ओके, चलो अब मैं क्या करूंगा, ये बहुत सारा करंट का मुझे मालूम है, हो सकता है उतना आपको ना समझ आया हो, तो अगले वाले लेक्चर में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसको मैं दिखा भी दूंगा कि कौन सी करंट कहाँ पे जा रही है, कितनी करंट है टोटल, और कौन वार्म है कौन कोल्ड है, सारा कुछ। इज दैट क्लियर? गुड। तो इस लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर होगा। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो गुलजार साहब कहते हैं कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। सेम मैनर में कभी कभार कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जो एक बार में, है ना, पढ़ने से समझ नहीं आते, उन्हें बार बार देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, इमेजेस देखनी पड़ती है, एनिमेशन देखना पड़ता है, समझ लो, कीवर्ड्स का मतलब समझना पड़ता है। और उसी में से एक सब्जेक्ट है क्या? ज्योग्राफी। होपफुली आप इसको ध्यान में रखोगे और अगली बार जब भी एक्सप्लोर करोगे किसी किताब को, किसी लोग को, किसी सब्जेक्ट को, तो उसको बेहतरीन वे में करोगे, पूरा 100% एफर्ट डाल के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।